अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस की रेस्ट में स्टडी को हम कहते हैं, यानी व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट देन द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलें देख लेते हैं। जब भी चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, चार्जेस आर एट रेस्ट, तब उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी उनकी वेलोसिटी क्या हो, ज़ीरो हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते हैं दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। और ये दोनों चार्जेस किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस वो आपस में क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो तरह की नेचर होती है चार्जेस की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉइंट चार्ज जो है वो किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है। पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज है जो कि इतनी जगह घेरे जो बिल्कुल ना होने के बराबर हो। ठीक है, विच हैज़ नो स्पेशल एक्सटेंशन। ठीक है जी, तो देख लेते हैं कि ऐसा चार्ज विच हैज़ नो स्पेशल एक्सटेंशन, नो स्पेशल एक्सटेंशन, इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, और ये ना होने के बराबर जगह घेरे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसके बारे में है वो क्या है कि ये इन्वर्स स्केयर लॉ को होल्ड करे। ठीक है, इन्वर्स स्केयर लॉ, एक ये चीज़ आपने देख ली पॉइंट चार्ज के बारे में। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी होगी। अब अगर हम बात करें टेस्ट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज के फील्ड को टेस्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसकी डायमेंशंस बहुत स्मॉल होनी चाहिए, इसकी डायमेंशंस बहुत स्मॉल होनी चाहिए, डायमेंशंस वेरी स्मॉल। और ये बहुत स्मॉल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या उसकी प्रेजेंस टेस्ट करनी है हमने, तो टेस्ट चार्ज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पॉइंट चार्ज के फील्ड को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना करे, ताकि हमें एक्चुअल मेजरमेंट मिल सके। इसलिए टेस्ट चार्ज जो है उसकी डायमेंशंस बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हमें पता होने चाहिए। ठीक है, और कॉमनली ऐसा होता है कि ये पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, टेस्ट चार्ज जो है वो कॉमनली पॉजिटिव लिया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि हमारा कूलम फोर्स है। इसी में हम कूलम लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे। इसे दो चार्जेस, ठीक है, जो लाइक नेचर के हों या अनलाइक नेचर के हों, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं एक फोर्स के साथ। तो उस फोर्स को डिफाइन किया कूलम ने। तो कूलम ने क्या कहा कि वो फोर्स जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। अब यहाँ से अगर हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करने लगें तो क्या हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ से, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और k की वैल्यू हम जानते हैं, F इज़ इक्वल टू k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स का चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है जी, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो यूनिट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है जी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो चलें अब हम आगे चल लेते हैं कि ये जो कूलम फोर्स है बेसिकली ये एक म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, कूलम फोर्स जो है एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद है? म्यूचुअल फोर्स से मुराद है कि जितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा होता है उतना ही दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको म्यूचुअल फोर्स। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ कर लें दो चार्जेस हों इस तरीके से, एक पॉजिटिव है दूसरा जो है वो नेगेटिव है, या कोई भी दो चार्जेस ले लें, इसको चार्ज जो है Q1 का नाम दे दें, इसको Q2 का नाम दे दें, तो Q1 जितनी फोर्स Q2 पे लगा रहा होगा Q2 भी उतनी ही फोर्स Q1 पे लगा रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर F21 वो फोर्स है जो चार्ज 1 पे लगा रहा है, तो F12 वो फोर्स होगी जो चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कूलम फोर्स है उसके ऊपर मीडियम का क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रख दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कंसीडर कर लिए जी दो चार्जेस। ठीक है, एक ये चार्ज है, इसको कह दिया जी फ़र्ज़ कर लें Q1, दूसरा ये चार्ज है, इसको कह दिया Q2, और इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई मीडियम मौजूद है। कंसीडर कर लेते हैं एक मीडियम, ये कोई ना कोई मीडियम। अब इस मीडियम का क्या इफ़ेक्ट होगा? देखें, इस मीडियम की कोई ना कोई रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होगी जो कि आपके एक्चुअल फार्मूले में ऐड हो जाएगी। और कैसे ऐड होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, फोर्स इज इक्वल टू, तो देखें Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता था ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ एप्सिलॉन आर भी लगाएंगे क्योंकि अब हमने मीडियम ऐड कर दिया। Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FM, यानी F मीडियम लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/एप्सिलॉन आर को अलहदा ही रखेंगे, और ये जो आपके सामने मौजूद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये वो फोर्स थी जो कि वैक्यूम की सूरत में थी। जब चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम था वो वैक्यूम थी। तो इससे क्या साबित होता है कि F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू F वैक्यूम। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और एप्सिलॉन आर अगर यहाँ से निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगी जी? F वैक्यूम ओवर F मीडियम। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों सेम फोर्सेस का जो है वो रेशो है। तो एप्सिलॉन आर जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलें नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं जो कि क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है किसी भी चार्ज के गिर्द जिसमें अगर कोई और टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो इस चार्ज का इफ़ेक्ट फील करे। आपके सामने एक पॉइंट चार्ज मौजूद है, इस पॉइंट चार्ज के गिर्द वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई और चार्ज रखा जाए तो वो इस पॉइंट चार्ज का इफ़ेक्ट या फोर्स फील करे, तो ऐसे को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फर्ज कर लें ये रीजन है सारा का सारा, और इस रीजन में हमने क्या किया, इस रीजन में हमने एक टेस्ट चार्ज जिसको Q0 कहा वो प्लेस कर दिया। जब हम ये Q0 चार्ज प्लेस करेंगे तो Q0 पे कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो फील होगी पॉजिटिव Q की वजह से, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका फार्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है जी। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट, ठीक है जी, ओवर आर स्केयर डिवाइडेड बाय आपका ये क्यू नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू ओवर आर स्केयर। यहाँ पे आप इसके साथ के भी शामिल कर लें, तो के क्यू ओवर आर स्केयर। यहाँ से आप अगर देखें, गौर करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉइंट चार्ज के साथ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ऊपर मीडियम किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, यानी अगर टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के दरमियान कोई मीडियम रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिड्यूस होगा, ठीक है, किस तरीके से चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फार्मूला आपके सामने है, तो फार्मूला हम लिख लेंगे जी, E इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, ये तो के की वैल्यू थी ना, तो अब अगर मीडियम रख रहे हैं तो एप्सिलॉन आर भी ऐड करना पड़ेगा, और क्यू ओवर आर स्केयर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ से मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूँ ई मीडियम। तो इससे क्या होगा कि चूंकि इन्वर्स रिलेशन है एप्सिलॉन आर के साथ, तो फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा अगर आप कोई मीडियम रख देते हैं दो चार्जेस के दरमियान। तो ई मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, और बाकी 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्केयर, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम की सूरत में। तो ये आपने याद रखना है अच्छे से। और यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि जी ये जो मीडियम है ये प्लेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, देख लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी होती हैं और नेगेटिव की वजह से कैसी होंगी। अगर बात करें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं रेडियली आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है जी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर आप बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, रेडियली इनवर्ड। चलें जी, यहाँ पे हम एक बात डिस्कस करते चलें कि जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के गिर जो भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके करीब के डिस्टेंसेस में स्ट्रॉन्ग होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, इन डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जहाँ पे डेंसिटी ऑफ डॉट्स ज़्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ डॉट्स, डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये आपने याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं जो कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में दाखिल हो रही हैं। तो हम इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में दाखिल होती हैं। दूसरी बात ये है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे
किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, ठीक है। टेंजेंट टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं। यानी अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, एक स्फेयर की शक्ल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास नहीं कर सकती, इसकी सरफेस से पास करके जाएंगी, वो कभी भी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और सरफेस से जो पास करके जाएंगी वो कैसे जाएंगी वो आपने देख लेना है, ठीक है। वो क्या होगा कि एक ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि वो अंदर से पास नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तीसरी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट कौन सी होगी? करेक्ट होगी इस तरीके से लाइन। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो सर्कल के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये देखें आप, सर्कल के जिस पॉइंट पे जाके टकरा रही है उसके साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं हमेशा। तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, वो वाली लाइन जो है वो करेक्ट होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या क्वांटिटी है? देखें, किसी भी चार्ज को अगर आपको इन्फिनिटी डिस्टेंस से उठा के, ठीक है, फर्ज कर लें यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है और आपने इसको कहाँ से लाना है जी? इन्फिनिटी डिस्टेंस से उठा के किसी पॉइंट ए पर लाना है, या कह दें पॉइंट बी पर लाना है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पड़ा हुआ था इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, वो पॉइंट ए था। तो आपने अगर किसी इन्फिनिटी डिस्टेंस से उठा के पॉइंट बी तक लाना है तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पे पॉइंट बी का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? देखें जी, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ये बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, जितना भी वो चार्ज होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इसको आप कर ले वी बी ओवर क्यू माइनस वी डब्ल्यू ए ओवर क्यू। अब आप जानते हैं कि पॉइंट ए जो है वो तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी आपके पास? ज़ीरो। तो यहाँ से जो असल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से मालूम करना चाहते हैं, आपको पता हो कि जी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पॉइंट चार्ज की वजह से होगा V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। वो आप इस फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। क्या करेंगे आप? W की जगह FD पुट करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द चार्ज। तो ये आपने याद रखना है। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी कि अगर आपके सामने ये बनी हुई है एक पॉजिटिव प्लेट है जिस पे सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक नेगेटिव प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको कैसे पता चलेगा जी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर आप एक चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दें, पॉइंट ए पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं? इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लेके जाना चाहते हैं पॉजिटिव प्लेट पे, तो डेफिनेटली ये खुद ब खुद तो नहीं जाएगा, आपको इसको लेके जाना पड़ेगा। तो इसको लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है,
उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। किन दो सरफेसेस का पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ए से बी पर ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो ए और बी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, जिसको हम कैसे शो करेंगे जी? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन कहाँ से कहाँ तक जी? ए से लेके बी तक पर यूनिट चार्ज। ये हमारा क्या होगा जी? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। और दूसरी बात, इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि चार्ज जो है उसको इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ठीक है, यानी बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करना चाहिए। चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। चार्ज जो है मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। और दूसरी कंडीशन तो आप देख ही चुके हैं कि ये जो चार्ज है इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएंगे तो ही वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन की। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि दो चार्जेस के दरमियान में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो इस टॉपिक में हमने देखना है। तो कंसिडर कर लेते हैं पहला केस जिसमें चार्जेस इक्वल होंगे और उनकी नेचर भी सेम होगी। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो दूसरा भी क्या होगा जी? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एक नेगेटिव हो तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। तो इन दोनों में, ये दोनों चार्जेज अगर मौजूद हैं तो इन दोनों के दरमियान में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो वो हमने देखना है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि देखें पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। तो ये दोनों से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को सेंटर में पहुंच के रिपेल करेंगी। ठीक है, और रिपेल करने की वजह से सेंटर पे एक पॉइंट ऐसा होगा बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो। तो आप क्या बताएंगे जी? एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट या सेंटर। एट मिड पॉइंट या सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। यानी ये कोई से भी दो चार्जेस हों, लेकिन हो क्या? सेम नेचर के हों और इक्वल चार्जेस हों, तो इनके मिड पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो होगा। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड पे ज़ीरो नहीं होगा। अगर इस मिड पॉइंट को ओ का नाम दे दें, ठीक है, तो एट ओ मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा इस पहले चार्ज की वजह से पैदा होने वाला पोटेंशियल और दूसरे चार्ज की वजह से पैदा होने वाले पोटेंशियल। दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों का पोटेंशियल ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं V1 को के क्यू ओवर आर प्लस दूसरा ये भी के क्यू ओवर आर, क्योंकि सेम और इक्वल चार्जेस हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 2 के क्यू ओवर आर होगा। ये आपने जी अच्छे से याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे वो आप बता चुके हैं कि क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर चार्जेस इक्वल हो लेकिन उनकी नेचर क्या हो? ऑपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है जी, उस सूरत में क्या होगा? चार्जेस इक्वल हैं बिल्कुल, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर फ़र्ज़ कर लें ये पॉजिटिव है, क्यू है, और दूसरा जो है वो नेगेटिव है, माइनस क्यू है, तो अब क्या होगा? अब अगर सेंटर में एक पॉइंट बना लिया जाए जिसको आप नाम दे दें जी पॉइंट ओ का, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगा? तो ये याद रखें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेंटर में तो ज़ीरो नहीं हो सकता, मैक्सिमम होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं,
तो आप क्या बताएंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। कहाँ पे ज़ीरो होगा? एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, एट इन्फिनिटी डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो है ज़ीरो होगा। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेंटर में क्या होगा? ज़ीरो होगा। यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन जो है ना नेचर ऑपोजिट है। तो v इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखें तो वो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? के क्यू ओवर आर। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखें तो वो माइनस के क्यू ओवर आर। तो ये दोनों, इन दोनों का सम करेंगे तो जवाब क्या आएगा? ज़ीरो। तो मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा इस केस में। तो अब हम देखते हैं इसका तीसरा केस कि अगर अनइक्वल चार्जेस हो और उनकी नेचर सेम हो तो उस सूरत में ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पे पाई जा सकती है। देखें, अनइक्वल चार्जेस का मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव है, इसको मैं कह दूं +5Q, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेचर तो सेम रखनी है ना, तो ये है +2Q। ठीक है जी। अब क्या होगा इन दोनों के दरमियान, फ़र्ज़ कर लें इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है टोटल डिस्टेंस x। वो टोटल डिस्टेंस है जी, फ़र्ज़ कर लें x। ये देखें जी, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान x है। ठीक है। अब देखें, दोनों चूंकि सेम नेचर के चार्जेस हैं तो इनके दरमियान में ही कहीं पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी। अब वो होगी कहाँ पे ये हम नहीं जानते, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक डिस्टेंस जो है वो कंसीडर कर लेंगे। फ़र्ज़ कर लें ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का 2Q वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें वो डिस्टेंस है d, और 5Q वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा? फिर ये डिस्टेंस होगा जी x माइनस डी। ठीक है। अब आपने एक बात तो याद रखनी है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन इस केस में जब दोनों एक जो है वो चार्जेस सेम नेचर के हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इस सूरत में क्या होगा? ज़ीरो फील्ड लोकेशन नियर द वीकर चार्ज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो नियर वीकर चार्ज। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब देखें जी, वीकर चार्ज की तरफ होगा तो अब आप मालूम कर लें, पहले एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले वो देखें। ठीक है। फ़र्ज कर लें वो है जी, आप कह दें कि अब आप जनरली कंसीडर कर लें इनको ना, मैं एक चार्ज को नाम दे देता हूँ क्योंकि हम जनरल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। एक चार्ज को नाम दे दिया Q1 का, इस चार्ज को नाम दे दिया Q2 का। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है उनका सम यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि E1 बराबर होना चाहिए E2 के, तभी तो इनका सम ज़ीरो होगा। तो E1 के लिए मैं क्या करूँगा? E1 के लिए मैं लिखूँगा इस पहले वाले चार्ज की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या होगा जी, आप देख लें कि K Q1 ओवर, और Q1 का डिस्टेंस क्या है? x माइनस टी स्केयर इज इक्वल टू E2 क्या है जी? K Q2 ओवर, और Q2 का पॉइंट O से डिस्टेंस क्या है? डी स्केयर। तो K से K कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल जो हमारा फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 ओवर x माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू Q2 ओवर डी स्केयर।
यानी ये जनरल फार्मूला इस्तेमाल करके इस केस में आप ज़ीरो फील्ड लोकेशन निकाल सकते हैं। आप वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि जी ज़ीरो फील्ड लोकेशन Q1 से कितने फासले पे, Q2 से कितने फासले पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा केस, जो कि क्या है कि अनइक्वल चार्जेस हों और ऑपोजिट नेचर के हों। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में देख लेते हैं कि हमने कंसिडर कर लिया अनइक्वल चार्जेस हैं। फ़र्ज़ कर लें ये जो है इसको कह दिया +5Q और इसको कह दिया जी फ़र्ज़ कर ले -2Q। अब इनकी देखें नेचर जो है वो ऑपोजिट है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है फ़र्ज़ कर लें, अब वो क्या है जी, वो x है। अब हम पहली बात कर चुके हैं, अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हों तो उनके दरमियान में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता, किसी एक की साइड पे होता है। और वो किस साइड पे होगा, वो इन दोनों में किसी भी साइड पे हो सकता है। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है जो है ना वीकर चार्ज की तरफ। ठीक है, तो वीकर चार्ज की तरफ होगा। तो फ़र्ज कर लें ये वीकर चार्ज है ना, तो वीकर चार्ज की तरफ एक पॉइंट है ओ, फ़र्ज कर लें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो है। तो यहाँ से जो फासला है ये फ़र्ज कर लें जी d है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट का जहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन कंसीडर किया वो फासला d है। तो इस सूरत में क्या होगा जी, इस सूरत में आप बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिड पे ज़ीरो नहीं होगा, आइदर साइड ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो एट आइदर साइड। ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद आप इसको अगर कैलकुलेट करने लगे तो हम जनरली कंसीडर करेंगे, इस चार्ज को Q1 कह दो, इस चार्ज को Q2 कह दो। तो अब आप लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2। ये दोनों बराबर होंगे तभी तो इनका सम ज़ीरो आएगा पॉइंट O पे। तो पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक जो है चार्ज 1 के लिए क्या लिखेंगे, के Q1, और इस Q1 का जो है डिस्टेंस कितना है जी O से, x प्लस डी होल स्केयर इज इक्वल टू Q2 ओवर, अब जो नेगेटिव चार्ज है यानी Q2 है उसका O से डिस्टेंस कितना है, वो सिर्फ d है, d स्केयर। तो k से k कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा जी, Q1 ओवर x प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू Q2 ओवर d स्केयर। ये जनरल फार्मूला है उस केस में जब चार्जेस की जो नेचर है वो ऑपोजिट हो। ठीक है, और अनइक्वल चार्जेस हो। तो ये आपने अच्छे से याद करना है। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।